जय हिंद साथियों। हम मार्क्सवाद की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मार्क्सवाद की आलोचना भी की थी और प्रासंगिकता को देखा था। अब हमने मार्क्सवाद की समाजवाद में मार्क्सवाद को पढ़ा। अब हम उसके साथ में कुछ विचारकों पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटी सी चर्चा करेंगे जिसमें लेनिन है। लेनिन की हम चर्चा करेंगे। लेनिन ने क्या, लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को रूसी समाज के अनुकूल बनाने के लिए मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या दी। लेनिन के द्वारा दिए गए कुछ विशेष परिवर्तन निम्नलिखित हैं। जो समाजवाद पर मार्क्स मार्क्स ने अपना विचार दिया था, अपने सिद्धांत दिए थे, उसी को लेनिन ने आगे बढ़ाया और उसको रूसी समाज के अनुरूप तब्दील किया और उसको कन्वर्ट किया। क्योंकि जो मार्क्स ने समाजवाद पर विचार दिए, पूरे विश्व को आधार बना करके दिए थे, एक तरीके से पूंजीवाद के विरोध में। अब लेनिन जो उनके शिष्य है, उन्होंने उसको रूसी समाज के अनुकूल बनाया कि रूस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाए। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि क्रांति का आधार क्या होता है। क्रांति के आधार में मार्क्स क्या कहते थे? मार्क्स कहते थे कि मजदूर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए। क्रांति का मेन आधार जो होता है, किसके कहाँ तैयार होगा? मजदूर तैयार करेंगे और पूंजीपतियों के विरुद्ध तैयार करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा कि मजदूर और ही सिर्फ नहीं, सैनिक, किसान और मजदूर जो होंगे, ये इन्होंने एक दायरा बढ़ाया। मार्क्स सिर्फ मजदूरों को लेकर चले, लेनिन ने कहा सैनिक, मजदूर और किसानों को शामिल किया और कहा कि ये क्रांति का आधार तैयार करेंगे पूंजीपतियों के विरुद्ध। ये सभी लोग मिलकर के एक मतलब उसको उसमें विविधता को अपनाया, उस रूसी समाज के अनुकूल। ये इनमें परिवर्तन हुआ। अब लेनिन का जो क्रांति का नेतृत्व होगा, अब ये जो सवाल होता है कि पहले क्रांति का आधार तैयार होगा, किन के लिए होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। अब इन्होंने कहा कि क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? मार्क्स कहते हैं कि वर्ग चेतना युक्त संगठित सर्वहारा वर्ग इसका क्रांति का नेतृत्व करेगा। लेकिन लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन उससे एक कदम आगे निकल के कहते हैं कि एक विशिष्ट व्यवसायिक क्रांतिकारी समूह होगा, जो व्यवहार के स्तर पर यह महसूस हुआ कि रूस का साम्यवादी दल बना। लेनिन ने कहा कि एक हमें व्यवसायिक क्रांतिकारी समूह को बनाना होगा, जो आगे चल करके व्यवहारिक स्तर पर जब लागू हुआ, वो साम्यवादी दल के रूप में परिवर्तित हुआ। अब जब इन दोनों चीजों का हुआ, तो अब ये कहा गया कि विचारधारा का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो उसमें मार्क्स ने क्या कहा कि मतवाद की जरूरत नहीं होती। ये मार्क्स का विचार था। लेकिन वही लेनिन क्या कहते हैं कि मतवाद दो तरह का होता है। दो तरह के मतवाद में कौन आएगा? बुर्जुआ मतवाद और समाजवादी मतवाद। इसका विचार था कि वर्ग चेतना के प्रसार के लिए समाजवादी मतवाद का प्रचार जरूरी है। ये आप चीजें हो गई। अब उसमें जब आगे और आप बढ़े, तो अल्प विकसित देशों की भूमिका जो होती है वो कैसे तैयार होगी। वहां पर मार्क्स कहते थे कि पूंजीवादी देश वर्ग भेद को जो पूंजीपति बनाम श्रमिक के आधार पर होगा, जिसमें पूंजीवाद का विनाश मजदूरों की क्रांति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहीं पर लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा कि पूंजीवादी शोषण चक्र के समाप्त के लिए औपनिवेशिक राष्ट्र जन क्रांति के द्वारा होगी। ये उन्होंने कहा कि जो क्रांति होगी वो पूंजीवादी शोषक चक्र को समाप्त करेगी, वो औपनिवेशिक राष्ट्र समाप्त करेंगे। ये जो राज्य औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, वहां पर क्रांति होगी, वो समाप्त करेंगे। और दूसरा है कि लास्ट में कि मार्क्स जो थे, उन्होंने क्रांति के बाद भूमि पर राज्य का स्वामित्व की बात की थी। ये मार्क्स का कहना था। लेकिन लेनिन ने क्या कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे रूस के अधिकांश किसानों के क्रांति विरोधी हो जाने का खतरा होगा। यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे आप कि मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर था। कि मार्क्स ने जो चीजें कही थी वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई, तो लेनिन ने उन चीजों को समझा कि ये जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं, उसको फिर रूस के अनुसार उसको तब्दील किया। तो वहां से चीजें धीरे धीरे लागू करते हुए उनको अपनी नई रूपरेखा तैयार की और उसके आधार पर रूस में क्रांति की। अब आगे आप देखिए कि माओ त्से के विचार क्या थे मार्क्सवाद में समाजवाद को लेकर के। मार्क्सवाद में समाजवाद को लेकर जो माओ त्से तुंग के जो विचार हैं, उन्हें अपनी अवधारणा को व्यक्त किया है कि माओ का मार्क्सवाद लेनिनवाद में गहरी आस्था है, पर इसे चीनी समाज के अनुरूप बनाया गया। बिल्कुल। जो माओ से थे तुंग जो है, वो उन्होंने समाजवाद को चीनी समाज के अनुरूप बनाया, जो कि लेनिन और जो कि मार्क्सवाद का सिद्धांत रहा है, उन्होंने चीनी अवधारणा में इसको व्यक्त किया है, चीनी समाज के अनुसार इसको बदला है। बिल्कुल। मार्क्स व एंजेल्स जो कि कहते हैं कि सर्वहार का अधिनायक तंत्र एक अल्प स्थायी होगी, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद राज्य के लुप्त हो जाने में ज्यादा देर नहीं लगी। परंतु माओ ने यह अनुभव किया कि जब सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाल लेगा,
तब भी वर्ग संघर्ष एक ऐसे वस्तुपरक नियम के रूप में चलता रहेगा जिस पर मनुष्य का वश नहीं होता है, केवल उसका रूप बदला जाएगा। लेकिन जो वर्ग संघर्ष है वो आपका चलता जाएगा, चलने के साथ आपका रूप बदल सकता है, लेकिन संघर्ष आपका निरंतर चलता रहेगा। वही माओ ने यह तर्क दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने पर भी समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो सकेगी, यानी मजबूत ही नहीं हो सकेगी। अर्थात उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाना सच्चे अर्थों में समाजवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप कहो कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो गया, यानी हर समाज का वर्ग उत्पादन के साधनों को उसको उत्पादन करने लगेगा, तो ये समाजवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक और वैचारिक मोर्चों पर भी समाजवादी क्रांति जरूरी होगी और उसमें लंबा समय लगेगा, जो कि माओ कहते हैं जो भी हमारी क्रांति आएगी, समाजवादी क्रांति आएगी, उसमें लंबा समय चाहिए अभी। बिल्कुल। इसका तात्पर्य है कि सर्वहार का अधिनायक तंत्र अनिश्चित काल तक बना रहेगा और तब तक सर्वहार की अग्रपंक्ति के रूप में साम्यवादी दल को भी बने रहना है। बिल्कुल। वही माओ की दृष्टि में साम्यवाद मूलतः उत्पादन कार्य प्रक्रिया का सामूहिकीकरण तथा निजी संपत्ति का उन्मूलन था, क्योंकि माओ का एक मुख्य सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन प्रक्रिया का सामूहिकीकरण किया जाएगा तथा निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाना है। बिल्कुल। अब आगे हम विचारक में देखेंगे फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है वहां से किस तरह की विचार निकले कि आधुनिक मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण विचार संप्रदाय है। जो आधुनिक मार्क्सवाद है उसका एक महत्वपूर्ण विचार क्या है? संप्रदाय। इसको हम देखेंगे, इस संप्रदाय के विचारकों ने प्रभुत्व और विमुक्त के द्वंद्ववाद पर मार्क्सवाद का ध्यान केंद्रित करता है। इन विचारकों ने मोटे तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था के दो स्तरों पर विश्लेषण किया है, तकनीकी संतंत्री प्रभुत्व और आर्थिक शोषण। ये विचारक मानव की स्वतंत्रता के लिए न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं चाहते हैं, बल्कि ये तकनीकी तंत्र को भी श्रम प्रक्रिया के अमानवीकरण का स्रोत मानकर उससे मुक्ति की मांग करते हैं। इस मामले में उनकी प्रेरणा के स्रोत रूसो और सौंदर्यवादी लेखकों, कलाकारों और चित्रकारों की कृतियां हैं, जो मनुष्य को चिमनियों के धुएं में घुटन भरे वातावरण, भाग दौड़ और आपाधारी से निकालकर प्रकृति के गोद में जाने की प्रेरणा देते हैं। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो विचारधारा निकली थी, वहां पर ये चीजों की बात हुई। अब हमें ये देखना होगा कि जो मार्क्सवाद समाजवाद था, समाजवाद के आधार पर ही मार्क्स ने अपने जो विचार दिए उसको मार्क्सवाद कहा गया, मार्क्सिज्म कहा गया। और जो अन्य विचारक थे मार्क्सवाद के बाद जो लेनिन थे, उन्होंने एक नया आधार तैयार किया। लेनिन ने रूस को केंद्र में रख करके रूस की जनता के हिसाब से, रूस के समाज के हिसाब से समाजवाद की नई व्याख्या की और उसको रूस में स्थापित किया। वहीं जो माओ तुंग थे, उन्होंने लेनिन के विचारों से प्रभावित तो थे, मार्क्सवाद से, लेनिन के समाजवाद से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उसको अपने चीन की जो रूपरेखा थी, चीन का जो समाज था, उसके आधार पर परिवर्तित किया। ये जो चीजें हैं जो रूस और चीन ने की, यहीं पर जब हम देखें, जो हमारे भारत में समाजवाद की लोग पकड़ रखते थे, अच्छा नॉलेज रखते थे, उन चीजों पे बात करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीजें थी उनको उस हमारी चीजों के अनुसार, हमारी समाज के अनुसार उसको परिवर्तित नहीं किया गया, जिस आधार पर हमारे यहाँ जो समाजवाद जिस तरीके का चीन और रूस में डेवलप हुआ, उस तरह की बड़ी विचारधारा बन करके नहीं पनप सकी। हमने से लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया और उसी के आधार पर अपनी नीतियों को बनाते चले गए। तो ये हमने